हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा ये जो चैप्टर है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो नॉर्मली फर्स्ट, सेकंड एंड ये तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ चैप्टर भी आई गेस आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। एंड फोर्थ चैप्टर का लेक्चर्स जो है जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम है दोस्तों फोर्थ चैप्टर का न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फोर्थ चैप्टर जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप देखोगे तो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th ये इतने सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे हुए हैं। तो जिन लोगों को भी डाउट है कि हमारा सिलेबस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, आप चेक कर सकते हो दोस्तों। एक बार हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो 7th साइंस में आप जैसे ही घुसोगे, आपको जितने भी चैप्टर्स हमने अब तक बनाए ये आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए थे, जैसा कि मैंने आपको रीजन बताया था, बहुत सारी चीजें हुई थी, कुछ प्रॉब्लम हुआ था चैनल पे। दैट्स व्हाई हम ये जो वीडियो से दोबारा से बना रहे, ताकि आप लोग ने अगर पढ़ाई नहीं की होगी तो अब वापस से आप कर सकते हो, और भी अच्छे तरीके से बना रहे, अच्छे से डीप में समझा रहे, बोर्ड पे आके समझा रहे, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बस कहने का मतलब यही है, आज हमारा तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक और लेक्चर ले लूंगा इसके बाद, उसमें फोर्थ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो 16 चैप्टर, आई गेस 15 चैप्टर हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचे हैं सिर्फ 4 चैप्टर, तो वो भी हम लोग आने वाले दिनों में करा देंगे। मतलब आप एक अंदाजा अगर लगाओगे तो एक मंथ के अंदर, यानी फरवरी के स्टार्ट या फिर फरवरी के मिडल में देखोगे आप, तो हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा आज का और आखिरी लेक्चर है। हमारा एक टॉपिक चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम था सॉइल। तो सॉइल का हमने कल बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा किया था कि सॉइल क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज देखे थे, सॉइल के टेक्सचर देखे थे हमने कि कौन से अलग अलग सॉइल होते हैं। सैंडी सॉइल देखा था, सिल्ट सॉइल देखा था, क्ले सॉइल देखा था, फिर स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है वो देखा था। आज हमें देखना है दोस्तों कि सॉइल का ना यूजेस क्या होता है। बहुत सारे टाइप के यूजेस होते हैं। अगर हम बात करें सॉइल जो होता है, इसका उपयोग जो करते हैं लोग, ह्यूमन बीइंग्स जब करते हैं तो बहुत ही अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहला जो मेन यूज मैं मानता हूं दोस्तों अपने हिसाब से, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, जो कि ये प्लांट कंजर्वेशन। क्योंकि वी नो दैट दोस्तों कि कोई भी प्लांट बिना मिट्टी के उग नहीं सकता। आजकल एक नया टेक्निक आया जिसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो वो एक ऐसा टेक्निक है, शायद आपको नहीं पता होगा, तो इसके लिए मैं जानकारी देने के लिए बता रहा हूं, पर आपके सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, आप 11th 12th में पढ़ोगे ये सब चीज। तो एक ऐसा टेक्निक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी अगर रहे, पानी में कुछ न्यूट्रिएंट जो चाहिए होते हैं प्लांट्स को, वो अगर प्रेजेंट रहेंगे तो बिना मिट्टी का भी जो प्लांट है वो उग सकता है और ग्रो भी हो सकता है, ये याद रखना। लेकिन नॉर्मल तौर पे देखा जाए, अगर मिट्टी नहीं है, सॉइल नहीं है, तो आप प्लांट को उगा पाओगे क्या? सीड डाल पाओगे उसमें, ग्रो करवा पाओगे, एग्रीकल्चर खेती कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि प्लांट को कंजर्व करने के लिए, प्लांट्स को उगाने के लिए, ग्रो करवाने के लिए, फूड ऑब्टेन करने के लिए, ये चीज के लिए यहां पे प्लांट को कंजर्व करने के लिए, इन शॉर्ट हमारा ये जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं सॉइल कंजर्वेशन, अब सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। जैसे कि आपको पता है कि आज के दौरान क्या होता है, जब भी कोई जोर से बारिश आती है, फ्लड वगैरह आता है, यानी कि जब तेज बहाव में जब पानी बह के जाता है, तो वो मिट्टी को भी बहा के लेके जाता है और मिट्टी यहां पे लॉस हो जाता है, जिसको सॉइल इरोजन कहते हैं। आपको शायद पता होगा। तो सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है कि मिट्टी बह के चले गया तो मिट्टी का नुकसान हो रहा है। तो वो मिट्टी को कंजर्व करने के लिए हमें प्लांट्स उगाने पड़ते हैं एंड वो सॉइल जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। ये आपको 2 चीज याद रखना है। ठीक है, तो सॉइल जो होता है ना, जहां पे भी सॉइल रहेगा वो पानी को होल्ड करके रखता है। तो सॉइल को होल्ड करने के लिए यहां पे एक तरीके से आप बोल सकते हो सॉइल कंजर्वेशन के लिए। और साथ ही में हम लोग इसमें एक और चीज इंक्लूड करूंगा मैं, वाटर को कंजर्व करने के लिए। ठीक है ना, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि सॉइल तो खुद ही कंजर्व होगा, लेकिन उसके साथ में मेन क्या कंजर्व हो रहा है? आपका पानी। क्योंकि अगर समझ लो कि कोई नदी बह रही है, तो नदी कैसे बहती है? मिट्टी के ऊपर ही बहती है ना दोस्तों। तो अगर वो मिट्टी ही नहीं रहेगा, सॉइल ही नहीं रहेगा, तो वो पानी को रोक के कैसे रखेगा? होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। दैट्स व्हाई हमारा वाटर को कंजर्व करने के लिए, सॉइल को कंजर्व करने के लिए सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, जो कि है इसका प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं इसको। तो प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि सॉइल जो होता है ना, इसको हम लोग जैसे चाहे वैसे शेप कर सकते हैं। आपको पता होगा आजकल मटके बनाते हैं लोग, क्या क्या बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं, यूजफुल चीजें कि हम सॉइल से क्या क्या बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सॉइल को हम अपने हिसाब से कोई भी शेप अगर देना, जैसे कि बचपन में आप क्ले लेते थे, क्ले मिलता था रंग बिरंगा कलर का, अलग अलग लाल पीला हरा नीला कलर का, तो हम लोग आम बनाते थे, अलग अलग फ्रूट्स बनाते थे, उससे शेप देते थे। तो सेम उसी प्रकार जो भी मिट्टी होती है उसको हम शेप दे सकते हैं, जस्ट कि हमें जो भी आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, जो भी सामान की जरूरत पड़ती है, हम उससे बना सकते हैं। ठीक है ना। अब वो चीज क्या क्या हो सकते हैं
वो हम लोग को देखना है। तो ये जो प्लास्टिसिटी है, इसका मतलब ये क्या होता है, एक सॉइल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपना शेप को बदल सकता है, अगर हम उसको जैसा शेप देना चाहें वैसा शेप वो ले सकता है। तो ये तो उसकी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या यूजफुल प्रॉपर्टीज होती है, यूजफुल कहां कहां पे होता है, मतलब क्या बनाने के लिए यूज होता है। ये तो हमने तीन जो पढ़ा, ये जो तीन चीज हमने पढ़ा है ना दोस्तों, ये क्या है, उसका यूजेस है कि प्लांट कंजर्वेशन के लिए, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन के लिए, प्लास्टिसिटी के लिए यूज होता है। लेकिन एग्जैक्टली कहां क्या बनता है उससे, सॉइल से क्या बना सकते हो। तो सबसे पहला जो टाइप यूजफुल मुझे लगा एंड सिलेबस में भी इंक्लूड है, वो है आपका काओलिन। ठीक है ना। अब काओलिन का मतलब क्या होता है, काओलिन को हम लोग बोलते हैं चाइना क्ले। चाइना क्ले यानी चीनी मिट्टी। आपने ये शायद वर्ड सुना है कि नहीं सुना, आई डोंट नो, लेकिन चीनी मिट्टी आपने सुना होगा कि एक मिट्टी होती है जिससे हम लोग नॉर्मली क्या बना सकते हैं पता है क्या। इसका कलर अगर मैं बात करूं, चीनी मिट्टी जो होती है ना, वो लगभग व्हाइट कलर की होती है। जैसे हमारे घर में आसपास की जो मिट्टी होती है वो ब्राउन कलर की होती है, वैसे चीनी मिट्टी जो काओलिन जिसका नाम है दोस्तों, इसको काओलिन बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज में। तो ये जो काओलिन है ये व्हाइट कलर का होता है, और इससे क्या बनता है, जो भी आपके घर में बर्तन होते हैं ना, जिसको हम लोग क्रॉकरी बोलते हैं, क्रॉकरी आपने नाम सुना होगा क्रॉकरी का, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि डिश जो होता है, डिश सेट होता है हमारा, ठीक है ना, डिनर सेट बोलते हैं उसको। तो डिनर सेट में देखा होगा आपने, जो भी प्लेट्स होते हैं, जैसे होटल्स में आप जाते हो तो होटल में आपको स्टील के बर्तन में खाना नहीं परोसते, वो प्लास्टिक जैसा दिखने वाला एक बर्तन होता है जो कि प्लास्टिक नहीं होता, वो होता है आपका व्हाइट क्रॉकरी, जो कि बना होता है चाइना क्ले से। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो बाथरूम के टाइल्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, टाइल्स जो होते हैं बाथरूम के, फिर ऐसे बहुत सारी क्रॉकरीज होती है, सॉसर प्लेट्स जो होते हैं नॉर्मली अगर मैं बात करूं, लैबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अपैरेटस होते हैं, मास्क होते हैं, जार होते हैं बर्तन वगैरह में, ये सभी चीज किससे बनाए जाते हैं, चाइना क्ले से बनाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हो ये भी तो एक मिट्टी है ना, तो मिट्टी से इतने सारे चीज बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए मिट्टी बहुत ज्यादा यूजफुल है कमर्शियल पर्पस के लिए। इसको हम बना सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं ताकि इससे हम पैसे कमा सके। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसका अगर मैं यूजेस की बात करूं, एक होता है शाडू सॉइल, शाडू मिट्टी बोलते हैं इसको। शायद जो लोग यहाँ पे महाराष्ट्रियन होंगे, जो महाराष्ट्र कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कि शाडू मिट्टी क्या होती है। तो शाडू सॉइल यानी शाडू मिट्टी, ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों स्टैच्यूज बनाने में। ठीक है, स्टैच्यूज बनाने में, मूर्ति वगैरह में, यहाँ पे मूर्ति हिंदी वर्ड लिख रहा हूं, लेकिन मूर्ति बनाने में इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में हमारा एक सबसे फेवरेट त्योहार है, मेरे को तो लगता है पूरे इंडिया में फेवरेट होना चाहिए यार, मुझे काफी पसंद है, जो कि है गणेश महोत्सव। तो गणपति बप्पा मोरया जो है वो यहाँ पे जो मूर्ति बनाते हैं, जो गणेश की मूर्ति बनाते हैं यहाँ पे भगवान की, तो वो जो मूर्ति बनाई जाती है ना, शाडू मिट्टी से बनाई जाती है मोस्टली। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं सब मूर्ति उसी से बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पे आप देखोगे जो गांव साइड के खासकर जो होते हैं, कोंकण साइड आप देख लो या फिर थोड़ा सा गांव साइड देखोगे, हमारे इधर भी लाइक नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे थोड़ा सा अंदर आप जाओगे तो गांव साइड पड़ता है, तो गांव साइड पे आप देखोगे तो शाडू मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाई जाती है, छोटी छोटी एकदम सुंदर सुंदर मूर्ति बनाई जाती है। और उसको, इसका एक फायदा ये होता है कि अगर शाडू मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं तो उसको जो हम लोग दहन करने के लिए लेके जाते हैं, यानी कि जब विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं, माफ कीजिएगा, तो विसर्जन जब करने लेके जाते हैं तो विसर्जन करने के बाद वो जो मिट्टी होती है ना, वो आराम से सॉइल में क्या हो जाती है, पानी में क्या मिक्स हो जाती है जाके। लेकिन जो बाकी बड़े बड़े मूर्ति बनाए जाते हैं वो लाइक पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, गिप्सम, अलग अलग केमिकल्स डाल के बनाए जाते हैं, तो वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये चीज याद रखना, मैं आपको जस्ट जानकारी के लिए बना रहा था। तो जितने भी आइडल्स वगैरह होते हैं ना, मूर्ति हो गए, आइडल्स हो गए, ये सभी चीज जो होते हैं दोस्तों, ये शाडू मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला चीज। उसके बाद होता है टेराकोटा सॉइल। तो टेराकोटा सॉइल नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो टेराकोटा सॉइल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये सॉइल जो होता है नॉर्मली रेड कलर का होता है, ठीक है ना, लाल कलर का सॉइल होता है, और इसका इस्तेमाल जो होता है मटके बनाने में। आपने देखा होगा कि पॉट जो होते हैं लगभग रेड कलर का होता है, उसमें पेंट नहीं मारते, उसका कलर ही वैसा होता है। तो मटका हो गया, डेकोरेटिव आर्टिकल्स होते हैं ना, डेकोरेटिव, बहुत सारे ऐसे मिट्टी के आर्टिकल्स होते हैं डेकोरेटिव सजाने के लिए, तो डेकोरेटिव आर्टिकल्स वगैरह हो गए। ये सभी चीज दोस्तों, जो आपके गमले होते हैं, जो प्लांट आप जिसमें उगाते हैं ना बालकनी में, गमले जिसको बोलते हैं गमला, ठीक है ना, वास बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये सभी चीज जो है टेराकोटा सॉइल से बनाया जाता है। इसके लिए उसका कलर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है नॉर्मली, पर वो एक्चुअल में किसके वजह से कलर आता है, उसको कोई पेंट नहीं मारता, उसका सॉइल का कलर ही ऐसा है जिसके वजह से आता है। लास्ट में है मुल्तानी सॉइल। ठीक है, ये वर्ड तो आपने सुना होगा, मुल्तानी, आप लोग के सभी के घर में भी होगा मेरे हिसाब से, बहुत सारे लोग के। तो मुल्तानी सॉइल यानी मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी क्या होता है, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, जो मेकअप के सामान बनते हैं ना, कॉस्मेटिक्स, जो लड़कियां जो लगाती है, आप में से जो भी फीमेल्स यहाँ पे देख रही है उनको अच्छे से पता होगा कि जो कॉस्मेटिक्स फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक्स में आपकी मुल्तानी मिट्टी डालते हैं। और मुल्तानी मिट्टी तो हम लोग नॉर्मल के तौर पर भी यूज करते हैं, मैंने भी यूज किया हुआ। एक मिट्टी आती है, उसको पानी में भिगो के रखो और थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लो और उसको मुंह पे लगा लो, ड्राई होने के बाद उसको धो लो, तो आपका चेहरे पे ग्लो आता है। तो ये आप करके देख सकते हो। तो मुल्तानी मिट्टी एक नॉर्मल हम लोग कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट पे और फेस क्लींजर के यूज में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये था कुछ यूजेस सॉइल का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज पसंद आया होगा।
एंड समझ में आ गया होगा कि सॉइल का हम कहां कहां क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे सॉइल टेस्टिंग। लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो फटाफट से देख लेते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से टाइप के इसके अंदर क्या होते हैं, यूजेस होते हैं, कहां कहां हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉइल टेस्टिंग। ठीक है, हेडिंग डालने दो पहले मुझे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल टेस्टिंग। अब देखो नाम से आपको पता चल जाएगा, सॉइल टेस्टिंग यानी कि कहीं ना कहीं सॉइल का टेस्ट हो रहा होगा। अब सॉइल का टेस्ट क्यों करते हैं, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि जो सॉइल होता है वो सबसे ज्यादा काम आता है एग्रीकल्चर करने में, ठीक है ना। अब आप एग्रीकल्चर जब भी करते हो तो फार्मर्स के मन में हमेशा एक डाउट होता है कि ये जो मैं सॉइल है, जो मेरा खेत है, उसके अंदर जो मिट्टी है वो क्या वो फर्टाइल है कि नहीं, क्या वो उतना उपजाऊपन उसके अंदर है कि नहीं। तो वो चीज क्या करते हैं फार्मर्स लोग, उसका एक सैंपल लेते हैं, सॉइल का क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं। और एक टेस्टिंग लैबोरेटरी होता है हर गांव में या फिर हर एक शहर में, क्या होता है, एक टेस्टिंग सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी होता है, उसमें वो सैंपल लेके जाते हैं एंड वो सैंपल को चेक किया जाता है। वो सॉइल का जो सैंपल होता है उसको चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी है कि नहीं, यानी कि सॉइल जो है फर्टाइल है कि नहीं, उसके अंदर वो उपज है कि नहीं, उपजाऊपन है कि नहीं, कि अगर हम उसमें क्रॉप डाल के उगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितना न्यूट्रल है। अब एसिड बेसिडिक न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, अगर वो सॉइल का सैंपल लिया गया, अगर वो सॉइल एसिडिक है, इसका मतलब उसका जो पीएच लेवल होगा, आपको पता होगा पीएच, एक पीएच पेपर आता है, पीएच लेवल जिसको बोलते हैं, तो उसका जो पीएच होता है हमेशा याद रखना, एसिड रहेगा तो समझ जाना कि लेस देन 6.5 होगा, यानी कि 6.5 एक लिमिट होता है। तो 6.5 के नीचे अगर पीएच आ रहा है तो मतलब वो सॉइल एसिडिक है, यानी कि वो सॉइल में एसिड ज्यादा है, तो उसके अंदर ज्यादा अच्छे से हम लोग क्रॉप्स को नहीं उगा पाते। बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर एक होता है न्यूट्रल, एक सॉइल बोलते हैं न्यूट्रल सॉइल। तो न्यूट्रल सॉइल कब होता है, जब उसका पीएच ना 6.5 से लेके ना 7.5 के बीच में रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो सॉइल है वो न्यूट्रल सॉइल है। और तीसरा होता है बेसिक सॉइल या फिर अल्कालाइन सॉइल भी बोलते हैं, बेसिक या फिर अल्कालाइन। तो अल्कालाइन कब होता है, जब उसका पीएच मोर देन 7.5 अगर होता है, 7.5 से अगर ज्यादा रहेगा तो हमारा हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक सॉइल है या फिर अल्कालाइन सॉइल है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब सॉइल का सैंपल लेके लैबोरेटरी में जाते हैं, जो भी उनका टेस्टिंग लैब होते हैं, वो ये बताते हैं कि सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, और उसके हिसाब से वो लोग फर्टिलाइजर्स देते हैं, उसके हिसाब से वो लोग दवाइयां देते हैं कि आपकी सॉइल में ये चीज की कमी है, ये न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आप ये दवाइयां लेके जाओ, इसमें डालो तो आपके फसल जो है अच्छे उगेंगे। एंड बहुत सारे फार्मर्स जो है वो ये चीज का पालन करते हैं। आप में से भी बहुत सारे के पेरेंट्स फार्मर होंगे, मेरे हिसाब से होने भी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमारे अन्नदाता हो। तो वो चीज की वजह से, और ये चीज कैसे होता है, ये अपने पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स आपके अंदर होंगे तो उनको आप पूछ सकते हो अगर वो ये चीज करते होंगे तो नॉर्मली 2 टेस्ट करवाए जाते हैं। नेमली एक तो आपका पीएच टेस्ट होता है, जिसमें नॉर्मली जो पीएच लेवल होता है कि एसिड है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, वो चेक किया जाता है। दूसरा चीज ये होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है इसमें, ताकि वो जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो डिटरमाइन किया जा सके। तो ये 2 टेस्ट किया जाता है, ये आपको याद में रखना है, ठीक है। अब इसके वजह से इसका कॉसेस क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं, यहां पे लास्ट टॉपिक है हमारा कॉसेस। कॉसेस मतलब क्या होता है कि क्या कारण हो सकता है। तो कॉसेस ऑफ डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी, अगर आप बोलोगे कि मेरा सॉइल खराब है, अच्छा नहीं है, सॉइल में क्रॉप्स नहीं उग पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द कॉसेस बिहाइंड दैट। तो सबसे पहला अगर मैं कॉसेस की बात करूं जो कि हमारे सॉइल को खराब करता है, तो अगर हमारा जो सॉइल है ना, जिसका पीएच, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर वो ये वाले कैटेगरी में आता है, यानी कि एसिडिक सॉइल है जिसका पीएच जो है 6.5 से कम है, लेस देन 6.5 है, या फिर अगर मैं बात करूं ऐसा सॉइल है जिसका पीएच मोर देन 7.5 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मोर देन 8 है, यानी कि 6.5 से कम हो या फिर 8 से ज्यादा हो, तो ऐसे टाइप के सॉइल का अगर पीएच होगा तो वो सॉइल अच्छा नहीं है, और वो सॉइल के अंदर हम लोग ठीक से एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। यानी कि ज्यादा ही एसिडिक होना और ज्यादा ही अल्कलाइन होना सॉइल के लिए अच्छी बात नहीं। अगर वो सॉइल न्यूट्रन के रेंज में रहेगा, यानी 6.5 से लेके 7.5 8 तक भी रहेगा, तो भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और वो सॉइल बहुत ही अच्छा साबित होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए उसके अंदर, उस चीज की कमी हो जाती है, तो सॉइल जो है वो अच्छा नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि सॉइल में उपजाऊपन होना चाहिए, तो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर्स डालने का मतलब क्या है, हम उसके अंदर न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर सॉइल में नेचुरली ऑर्गेनिक मैटर की कमी है तो वो सॉइल अच्छा नहीं होगा, उसमें हम लोग क्रॉप्स जो है नहीं उगा पाएंगे। प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, पानी बहुत ज्यादा आपने डाल दिया, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, पानी पाइप डाल के छोड़ देते, पानी बहता रहता है, बहता देता है, तो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, पानी को निकलने के लिए रास्ता आपने
नहीं बनाए तो ये भी आपको सॉइल की फर्टिलिटी को वो खराब कर सकता है। उसके बाद बात करूं कि आप अगर एक ही जैसा क्रॉप बार बार उगा रहे हो, बार बार चावल ही उगा रहे हो, क्योंकि आपको पता है हर एक का एक सीजन आता है, और वो जो सॉइल होती है ना उसकी एक कैपेसिटी होती है कि अभी चावल उगाया तो नेक्स्ट टाइम आप गेहूं उगाओ, बाजरा उगाओ, तो वो सॉइल का फर्टिलिटी फिर मेंटेन होता है, बैलेंस बना रहता है। लेकिन एक ही जैसे क्रॉप अगर बार बार उगाओगे ना तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देता है, पूरा न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है, ऑर्गेनिक मैटर की लॉस्ट हो जाती है, कमी हो जाती है। ज्यादा आप खारे पानी का यूज कर रहे हो, ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि आप सॉइल में अगर मीठा पानी यूज कर रहे हो, जैसे जो नॉर्मल पानी आता है गांव का सप्लाई का, वो यूज कर रहे हो तो इट इज वेल एंड गुड। लेकिन आप बहुत सारे जगह पे आप देखोगे तो पानी खराब होता है, सलाइन होता है, यानी कि उसमें नमक मिला होता है, इंप्योर होता है वो पानी। तो अगर आप उसका इस्तेमाल अपने खेत में कर रहे हो, यार खेती तो है, चलो यूज कर लो, कैसे भी गंदा पानी है तो भी यूज करो, लेकिन आप वो चीज नहीं यूज कर सकते। अगर वो चीज होगा इसका मतलब आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग हद से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और हद से ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपके क्रॉप्स भी खराब होते हैं और आपका जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो ये सभी चीज का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका कभी भी सॉइल जो है खराब नहीं होगा। और यही कुछ मुख्य कारण है, कॉसेस, मैंने सब तो नहीं लिखाया, 2 लिखा है और बाकी चीज बोला है मैंने। तो जरूर से जो मैंने बोला उसको आप वापस से बैक करके आप सुन के नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक में। तो डेफिनेटली यू कैन मेक ए गुड नोट्स। जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, बहुत कम लिखा पाता हूँ एज कंपेयर टू बोलना, लेकिन फिर भी दोस्तों जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उसको भी नोट डाउन करते जाओगे ना अगर अपने प्रॉपर लैंग्वेज में, अपने ओन लैंग्वेज में, तो डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर अ वेरी गुड नोट्स। और उससे आप प्रिपेयर अगर करते हो एग्जाम के लिए डेफिनेटली टॉप करोगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम है सॉइल टेस्टिंग एंड इट्स कॉसेस फॉर फर्टिलिटी, ये होता है समाप्त। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 3, ये भी होता है समाप्त। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जल्दी साइंस का लेक्चर वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4, उसकी हम शुरुआत करेंगे एंड वो भी खत्म कर देंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है जल्द से जल्द हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटा बजा दो, बेल बजा दो, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।